हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें आरो को दिखाते हैं जो मॉम योंग के बारे में ही सोच रही होती है और कहती है कि क्या वो आदमी सच में मेरा भाई है, लेकिन मुझे वो जाना पहचाना सा लगता है। कुछ तो बात है जो मैं जानती हूँ। और फिर यूं ही आरो सोचते हुए अपनी टांगे हिला रही होती है और उसका जूता उसके पाँव से निकल जाता है। आरो जब अपने जूते को देखती है तो उसे याद आता है कि जब वो शराब पीकर निकली थी तो वो गिर रही थी और उस दिन भी उसका जूता यूं ही गिर गया था और उसे किसी ने पकड़ लिया था और वो कोई और नहीं बल्कि मॉम योंग ही था। फिर आरो कहती है कि ये मैंने क्या कर दिया। फिर हमें मॉम योंग को दिखाते हैं जो मैक जोन के बारे में सोच रहा होता है और मैक जोन के ब्रेसलेट को अपने हाथ में पहन लेता है। और फिर यूं ही मॉम योंग को मैकमोन की आवाज आती है। मैकमोन कहता है कि बुरा लग रहा है, मेरे कमरे में सोने में बुरा लग रहा है तुम्हें। तो मॉम योंग कहता है कि हाँ। मैकमोन कहता है कि मेरी बहन खूबसूरत है ना और अच्छी भी। तो मॉम योंग कहता है कि मुझे लगता है तुम अपनी बहन को ठीक से जानते नहीं हो। तुम्हारी बहन थोड़ी सी अजीब है, वो हमेशा रोती रहती है, लेकिन तुमने जैसा कहा वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मैकमोन कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उसकी हिफाजत करोगे। मोमयोंग कहता है कि फिर अब मैं क्या करूं। तो मैकमोन कहता है कि ज्यादा सोचने का नाटक मत करो, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। मोमयोंग कहता है कि तुम मेरी आंखों के सामने हो या फिर मुझे तुम्हारी याद आ रही है। और फिर मोमयोंग यूं ही दीवार के साथ देख लगाए ही सो जाता है। फिर हमें सुबह में आरो को दिखाते हैं जो नाश्ता बना रही होती है और फिर मॉम के बारे में सोचते हुए कहती है कि वो मुझे नहीं पहचान पाएगा, वो भला मुझे कैसे पहचान पाएगा। अच्छा छोड़ो भी। फिर मॉम आंट जी और आरो साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। आरो कहती है कि कितने दिन हो गए हैं ना हमने ऐसे साथ में बैठकर खाना नहीं खाया। तो आंट जी कहते हैं कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही, मेरा खाना हो गया। और फिर उठकर जाने लगते हैं। तो आरो कहती है कि थोड़ा सा तो खा लें। तो आंट जी कहते हैं कि तुम अपना खाना खत्म करो और वहाँ से चले जाते हैं। फिर आरो मोमयोंग को घूर रही होती है। तो मोमयोंग कहता है कि घूरना बंद करो और खाना खाओ। तो आरो कहती है कि कौन घूर रहा है तुम्हें, और वैसे भी पता नहीं तुम ये जानते हो या फिर नहीं, लेकिन तुम अपनी हरकतों से लोगों को बहुत परेशान करते हो। तो मोमयोंग कहता है कि पता नहीं तुम्हें पता है या नहीं, तुम कितनी जाहिल और बेवकूफ हो। दिन में शराब पीकर तुम घूमती हो और तुम्हारी आदत बढ़ती ही जा रही है। और फिर आरो वहीं पर शर्म से चुप कर जाती है कि इसे तो सब याद है। फिर आरो को सियोंग के साथ दिखाते हैं। सियोंग कहती है कि अच्छा चलो अब तुम मुझे अपने भाई के बारे में बताओ। आरो अपना सर टेबल पे मारी होती है तो कहती है कि नहीं, वो मेरा भाई नहीं हो सकता, दिखने में तो वो मेरे भाई जैसा ही लगता है, लेकिन कितना अच्छा होता वो मेरा भाई ना होता। तो सियोंग कहती है कि बड़े भाई ऐसे ही होते हैं, जब वो आस पास होते हैं तो नाक में दम कर देते हैं, लेकिन जब वो पास नहीं होते तो एक अजीब सी बेचैनी होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे सुबह सुबह पेट न साफ हो। खानदान की यही तो खासियत होती है, लेकिन इस बात का एहसास तुम्हें कब हुआ। आरो कहती है कि अगर मैं उस दिन बेवकूफी ना करती तो उसे कुछ भी न पता होता। तो सियोंग कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो। तो आरो बार बार अपना टेबल पे सर मारने लगती है कि उसे सब याद है, सब याद है उसे। योंगसिल कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा सर फूट जाएगा ऐसे। तो आरो उसे देखती है और कहती है कि कुछ नहीं, और फिर से टेबल पे सर मारने लगती है। फिर हमें स्कारमैन को मॉम योंग के डैड के पास दिखाते हैं। स्कारमैन उनसे पूछ रहा होता है कि मुझे बता दो वो लड़का कहाँ पर है। मॉम योंग के डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि वो लड़का मर चुका है। स्कारमैन कहता है कि माना कि मैं छोटे से शहर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं बहुत सी जगहों पर घूम चुका हूँ, मैं बस तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। तो मॉम योंग के डैड कहते हैं कि अरे चुप करो कमबख्त नकम्मा कहीं का। स्कारमैन कहता है कि क्या वो सच में मर गया, और फिर हंसने लगता है और कहता है कि झूठे आदमी, वो ऐसे नहीं मर सकता, तुम देखना अगर वो सच में मर चुका है तो मैं उसे फिर से जिंदा कर दूंगा और फिर मैं उसे बाजार में बड़े दामों से बेचूंगा। और हाँ, वो एक गले का हार, सुना है उस हार के बारे में कोई जानकारी निकाल रहा है, तो अब मैं उसे अपने आप ही ढूंढ लूंगा, समझ गए। फिर आरो को दिखाते हैं जिसके पास एक आदमी आता है और उसे बहुत ज्यादा खांसी हो रही होती है। वो आरो से कहता है कि मैं हमेशा तुमसे दवा लेता हूँ और मैं तुम्हें जल्द ही दे दूंगा पैसे। तो आरो बस उसे चुपचाप दवा देती है और कहती है कि ऐसी बातें बोलो ही मत जिनका कोई मतलब ना हो, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि तुम अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर सको। तो वो आदमी आरो को शुक्रिया कहता हुआ चला जाता है। वहाँ पर मैकजोन भी आ जाता है। मैकजोन आरो के पास आता है तो आरो उसे देखती है और कहती है कि
कुत्ता का पागल संकी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए? तो मैकजॉन खांसता है और कहता है कि मैं तो वेद जी से मिलने आया था, क्या इत्तेफाक है ना। और फिर आरो का हाथ पकड़ के अपने माथे पे लगाता है और कहता है कि देखो मुझे भी बुखार है ना। आरो अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है कि तुम ये मत कहना कि तुम यहाँ पर सोने के लिए आए हो और ये तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बजे हुए हैं। तो मैकजॉन कहता है कि लोग ऐसी बातें अक्सर अपने दिल में ही करते हैं, मुंह से बोल नहीं पाते। तो आरो कहती है कि फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो मैकजॉन कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। आरो कहती है कि मेरी फिक्र, लेकिन क्यों। तो मैकजॉन कहता है कि अगर तुम समझ नहीं सकते तो फिर जाने दो, और फिर वहीं पर लेट जाता है। आरो कहती है क्या तुम मुझे बताओगे तुम्हें क्या चाहिए। तो मैकजॉन कहता है कि मुझे बस थोड़ी सी दवाइयाँ चाहिए, कुछ गरम करवी और मेरे लायक। आरो कहती है कि देखो तुम जाओ यहाँ से, आज मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ क्योंकि कल महाराज के जन्मदिन का जलसा है। मैकजॉन कहता है कि तुम्हारा ये मुफ्त में इलाज करना तो तुम्हारा फर्ज है ना, तो चलो मेरा भी इलाज करो। और हमारे राज्य के महाराज बहुत ज्यादा बेवकूफ हैं और अपना चेहरा भी नहीं दिखाते, तो हम भला उनका जन्मदिन क्यों मनाएं। आरो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बिगड़ैल और बदतमीज हो। बीमार होना कोई गुनाह नहीं होता और इसी तरह कमजोर होना भी गुनाह नहीं है। और उन्हें कैसा लग रहा होगा जो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो मैकजॉन खड़ा होता है और कहता है कि यानी तुम समझती हो उनकी मजबूरी को। तो आरो कहती है कि जब तुम खुद बीमार पड़ो तभी तो तुम्हें दूसरे बीमारों का एहसास होता है, और उसी तरह हम सभी को कभी न कभी मजबूर होना ही पड़ता है। फिर हमें राजमहल दिखाते हैं जहाँ पर सभी मंत्री एक दूसरे के साथ बहस कर रहे होते हैं और रंग मास्टर भी उन सभी के साथ होते हैं। तो कहते हैं कि कितना शोर करते हैं ये लोग, काश कि मैं इन सबको जेल में बंद करने का हुक्म दे पाता। ये लोग सिला के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते और इन्हीं की वजह से सिला तीनों राज्य में से सबसे पीछे रह गया है। फिर वहाँ पर क्वीन जीसू आ जाती है और सभी चुप कर जाते हैं। क्वीन जीसू कहती है कि यहाँ पर आखिर इतनी बहस क्यों हो रही है। तो मंत्री कहते हैं कि आखिर आप होरांग क्यों बनाना चाहते हैं, हमने आपको पहले ही बताया है हम महाराज की मर्जी जाने बगैर कुछ भी नहीं करेंगे। तो क्वीन जीसू कहती हैं कि महाराज अभी नहीं आ सकते। तो मंत्री कहते हैं कि फिर आप भी ये ख्वाहिश छोड़ दें, हम महाराज के बगैर अपने बच्चों को होरांग बनाने के लिए नहीं भेजेंगे। तो योंगसिल कहते हैं कि हमें महाराज के बर्थडे तक इंतजार करना चाहिए, इस साल तो वो बालिग भी हो जाएंगे। हर साल की तरह हम इस बार खाली पालकी नहीं देखना चाहते, बिना महाराज के भला कैसा जलसा। उनकी एक झलक भी आज तक किसी ने क्यों नहीं देखी, और कौन जाने क्या पता महाराज अभी भी यहाँ पर मौजूद हों। फिर क्वीन जीसू और होरांग मास्टर होते हैं। होरांग मास्टर कहते हैं कि फिर जलसे को रद्द करने के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो क्वीन जीसू उनसे कहती है कि हम इस जलसे को खत्म नहीं कर सकते हैं, अगर आप होरांग को बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो इस खानदान को कोई भी खत्म नहीं कर सकेगा। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि आप इस बारे में फिक्र ना करें, आपने शुरू से मुझ पर यही तो जिम्मेदारी डाली है। फिर होरांग मास्टर कुछ लिख रहे होते हैं तो बीजू कहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि चुप करो, मैं बगावत की तरकीब लिख रहा हूँ। तो बीजू हंसते हैं और कहते हैं कि बगावत, कुछ भी बोलता रहता है। और फिर होरांग मास्टर से पूछते हैं कि तुम ये बाएं हाथ से क्यों लिख रहे हो, तुम तो दाएं हाथ से लिखते हो ना। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि मैं बाएं हाथ से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि किसी को पता न चले कि ये किसने लिखा है। होरांग मास्टर कहते हैं कि मैं इस खत से सिला का फ्यूचर लिख रहा हूँ और अब 2 लोगों को हायर करो जो ये खत पहुँचा दें। और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों खत में से एक खत सूहो को और एक खत बैनरियो को मिलता है। सूहो से कहा जाता है कि ये बैनरियो ने भेजा है और बैनरियो को कहते हैं कि ये सूहो ने भेजा है। खत में लिखा होता है कि तुम मुझे इस जगह पर मिलो एक मुकाबले के लिए। सूहो कहता है कि ये पागल इंसान है क्या, वो तो इतनी खास जगह है। और फिर दोनों ही सोच रहे होते हैं कि अगर मैं ना गया तो वो तो मुझे कायर समझेगा। फिर हमें योंगसिल और उनके ग्रुप के मंत्रियों को दिखाते हैं। मंत्री कहते हैं कि महारानी तो जलसा करने की जिद पर आ गई हैं, क्या तुम्हारे पास कोई तरकीब है योंगसिल। तो योंगसिल कहता है कि हमें महारानी को यकीन दिलाना होगा कि अगर वो हमें महाराज को नहीं दिखाएंगी तो हम उनका साथ नहीं देंगे। तो मंत्री कहते हैं कि यानी तुम ये कहना चाहते हो कि हमें जलसे में नहीं जाना चाहिए। योंगसिल कहता है कि हमें बस उन्हें ये यकीन दिलाना है कि खाली पालकी का जलसा महज एक दिखावा है और कुछ नहीं। और सभी मंत्री इस बात पर एग्री कर जाते हैं। फिर हमें क्वीन जीसू को दिखाते हैं जो तैयार हो रही होती हैं। फिर क्वीन जीसू की सेविका आती है, वो उन्हें बताती है कि हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। क्वीन जीसू जब बाहर आती हैं तो देखती हैं कि मंत्री योंगसिल और उनका सारा ग्रुप वहाँ पर नहीं आया होता। मंत्री किम सियोक क्वीन जीसू को बताता है कि मंत्री योंगसिल और उनके ग्रुप वालों ने कहा है कि वो नहीं आएंगे क्योंकि वो बीमार हैं। क्वीन जीसू कहती है कि वो लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। तो किम सियोक कहता है कि वो लोग होरांग के प्रोजेक्ट को रोकना चाहते हैं। क्वीन जीसू कहती है कि इन
बेवकूफों को काबू में करने का अब सिर्फ एक ही तरीका है और वो है सिर्फ होरांग को बनाना। और फिर यूं ही जलसा शुरू कर दिया जाता है। महाराज की पालकी खाली होती है, सभी लोग देखते हैं और बातें करने लगते हैं कि ये क्या, इस साल भी हमें खाली पालकी ही देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा क्यों है। फिर बाहो को दिखाते हैं जो मैकजॉन से कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। मैकजॉन कहता है कि इन लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि इनका महाराज यूं गलियों में भटक रहा होता है। जवान होकर कमजोर होना ये कोई जुर्म नहीं है, लेकिन अब मैं कमजोर नहीं हूँ। फिर हमें मोमयोंग को दिखाते हैं जो अपनी तलवार लिए जा रहा होता है। आंजी उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो मोमयोंग कहता है कि मुझे किसी को ढूंढना है। हानजी मोमयोंग के हाथ में तलवार भी देखते हैं तो बस कहते हैं कि ज्यादा लेट मत हो जाना। मोमयोंग आकर इतने सारे लोगों को देखता है तो कहता है कि आखिर यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों हैं। आंजी भी मोमयोंग के पीछे ही आ रहे होते हैं। फिर हमें बैनरियो को दिखाते हैं। बैनरियो जब गुजर रहा होता है तो उसे एक वॉरियर रोकता है और कहता है कि आप यहाँ से नहीं जा सकते, क्वीन जीसू अभी यहाँ से गुजरने वाली है। फिर वो बैनरियो को लेकर जाते हैं और एक साइड पर खड़ा करते हैं। वहाँ पर सूहो होता है। बैनरियो से देखकर जाने लगता है तो सूहो कहता है कि चुपचाप यहाँ पर खड़े हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए आया हूँ? और हाँ, अब आज रात को तुम वहाँ पर आ जाना और अगर तुम मरना नहीं चाहते तो भाग जाना। तो बैनरियो कहता है कि देखो तो कौन कह रहा है, और वैसे भी तुम तो क्वीन जीसू को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगे ना। तो सूहो कहता है कि यही लॉयल्टी है, ये बात डिपेंड नहीं करती है कि वो मर्द है या फिर औरत, और वैसे भी तुम जैसे लोग लॉयल्टी के बारे में क्या ही जानते होंगे। फिर क्वीन जीसू वहाँ पर आ जाती है। उनकी सेविका मोयोंग बताती है कि यहाँ पर सूहो और बैनरियो भी हैं। ये दोनों किम सियोक और योंगशिल के बेटे हैं। क्वीन जीसू के आने पर सभी अपने सर को झुका लेते हैं, लेकिन सूहो जैसे ही क्वीन जीसू को देखता है तो बस उसे देखता ही रहता है। फिर होरांग मास्टर के पास पीजू आते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये बहुत ही बेस्ट है। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि आखिर इसमें अच्छा क्या है। तो पीजू कहते हैं कि एक महाराज का जलसा जिसमें क्वीन जीसू भी बैठी होती हैं। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि जलसा वो भी महाराज के बगैर, होरांग अपने ऑनर के बगैर और एक माँ अपने बेटे के बगैर, यहाँ पर तो लड़के के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो पीजू कहता है कि ये तो पता नहीं क्या कह रहा है। फिर जब वो जाने लगता है तो वहाँ पर मैकजॉन आ जाता है। उसे देखकर पीजू होरांग मास्टर के पास आता है। होरांग मास्टर कहते हैं कि अब तुम्हें क्या चाहिए। तो पीजू बस उन्हें अपने मुंह से ही इशारा कर रहे होते हैं कि वहाँ देखो। तो मैकजॉन कहता है कि मैं यहाँ पर होरांग मास्टर से मिलने के लिए आया हूँ। फिर मैकजॉन और होरांग मास्टर होते हैं। मैकजॉन कहता है कि मैं होरांग ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि पहले तुम मुझे अपना नाम बताओ, वो भी पूरे एटिकेट्स के साथ। तो मैकजॉन कहता है कि क्या मेरा नाम जानना इतना जरूरी है? तो ठीक है, आप मुझे किम जीदवी बुला सकते हैं। होरांग मास्टर कहते हैं कि किम जीदवी, फिर तुम्हारी फैमिली कौन सी है? तो मैकजॉन कहता है कि वैसे आपको जानने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं बता दूं कि वो एक ब्रोकन फैमिली है। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि तुम्हारा नाम झूठा है और तुम्हारी फैमिली नहीं रही और इसके बावजूद भी तुम होरांग बनना चाहते हो। तो मैकजॉन कहता है कि मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मैं चाइना से हूँ, मेरे यहाँ पर इतने कनेक्शंस नहीं हैं और मैंने सुना कि आप कुछ टैलेंटेड लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगा कि मुझे भी होरांग ज्वाइन करना चाहिए। तो इसलिए मैंने अपने बिजनेस को छोड़कर यहाँ पर आने का फैसला किया है और इतना रूड बिहेवियर करने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर इतने मैनर्स नहीं है। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि तुम होरांग नहीं बन सकते। तो मैकजॉन कहता है कि क्यों नहीं? होरांग मास्टर कहते हैं कि अगर तुम मुझे सच नहीं बता सकते तो यहाँ से दफा हो जाओ। तो मैकजॉन कहता है कि सच, तो आप सारा सच जानना चाहते हैं या फिर थोड़ा सच जानना चाहते हैं? तो होरांग मास्टर कहते हैं कि मैं पहले थोड़ा सच जानना चाहूंगा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम होरांग क्यों बनना चाहते हो। तो मैकजॉन कहता है कि मैं इस राज्य की क्वीन को गिराना चाहता हूँ। फिर हमें मोमयोंग को दिखाते हैं। वहाँ पर क्वीन जीसू आती है तो सभी अपने सर झुका लेते हैं। मोमयोंग भी उन सबको देखता है तो अपना सर झुका लेता है। फिर मोमयोंग की नजर वॉरियर लू पर पड़ती है और उसे याद आता है कि ये तो वही है जिसने हमें मारा था। उसे देखकर मोमयोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि ये यहाँ पर है। हान जी भी मोमयोंग को ऐसे गुस्से में देख रहे होते हैं। फिर मोमयोंग वहाँ से निकलता है और सभी सिपाहियों को मारने लगता है। वॉरियर लू भी आ जाते हैं लेकिन मोमयोंग उनसे फाइट नहीं कर पाता और फिर सभी सिपाही मोमयोंग को पकड़ लेते हैं। फिर क्वीन जीसू वहाँ पर आती है और मोमयोंग से पूछती है कि तुम कौन हो। मोमयोंग बस क्वीन जीसू को गुस्से से देख रहा होता है और जवाब नहीं देता। क्वीन जीसू
कहती है कि फिर तुम जवाब दिए बगैर ही मरना चाहते हो तो ठीक है, फिर इसे खत्म कर दो। वॉरियर लू जैसे ही मोमयोंग को मारने वाला होता है तो आंटी जोर से बोल पड़ते हैं। फिर वो क्वीन जीसू के पास जाते हैं और अपने घुटनों में बैठ जाते हैं। आंटी की आवाज सुनकर क्वीन जीसू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्वीन जीसू आन जी को पसंद करती हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब क्वीन जीसू आन जी के घर में आती हैं और उनसे कह रही होती हैं कि तुम मेरे साथ चलो और इस राज्य को हम दोनों छोड़ देते हैं। आन जी कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, छोटे होते हुए ये मुझसे बिछड़ गया था और बस अभी ही ये मुझे मिला है क्योंकि इसने बाप के बिना अपनी सारी जिंदगी गुजारी है, इस वजह से ये अनकॉन्शियसली ऐसा कर बैठा है। तो प्लीज आप इसकी जगह मुझे अरेस्ट कर लें। अगर आप अभी मुझे मरने का भी कहेंगी तो मैं वो भी एक्सेप्ट कर लूंगा। क्वीन जीसू कहती है कि मेरे जलसे को खराब किया है, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। फिर अपनी तलवार लेते हुए आन जी की गर्दन पे रखती हैं। उनकी गर्दन से खून निकलने लगता है और कहती हैं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है, एक बाप अपने बेटे के किए की सजा ले सकता है। मोमयोंग कहने लगता है कि ये आप क्या कर रही हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, अगर तो मारना है तो मुझे मारो। तो क्वीन जीसू कहती है कि एक बाप अपने बेटे की वजह से मरने वाला है, तो अब तुम देखो ये सब कुछ कैसे होता है और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर मेरी तलवार जरा से भी इंच मूव करती है तो तुम्हारा बाप मर सकता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि क्वीन जीसू अपनी तलवार उठाती हैं और मार देती हैं। फिर आरो वहाँ पर आती है और एक आदमी से पूछती है कि क्या ये जलसा खत्म हो गया है। तो वो आदमी कहता है कि एक बेवकूफ की वजह से ये सारा जलसा बर्बाद हो गया। तो वो आदमी कहता है कि आन जी का जो बेटा है उस बेवकूफ ने क्वीन जीसू पर हमला कर दिया। तो आरो कहती है कि क्या कहा, वो कौन था और क्या आन जी उनके साथ थे और अब वो दोनों कहाँ पर हैं। फिर हमें मैकजॉन को दिखाते हैं जो होरांग मास्टर के साथ हुई हुई बातों को सोच रहा होता है। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि अच्छा तो तुम क्वीन जीसू को बर्बाद करना चाहते हो। तो मैकजॉन कहता है कि जी हाँ, मुझे लगता है कि आपको भी इस बारे में कुछ गट्स हैं, इसलिए तो आप ये सब कर रहे हैं। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि फिर मुझे बताओ तुम क्वीन जीसू को बर्बाद करने के लिए क्या कर सकते हो। तो मैकजॉन बस उन्हें देखने लगता है। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि तुम्हारा ये सच सच नहीं है और तुमने मुझे गलत समझा। मैं इस राज्य को बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं बस इसे बदलना चाहता हूँ और मैं तुम्हें होरांग के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो मैकजॉन भी बस यही बोल रहा होता है कि वो इसे बर्बाद नहीं करना चाहता, बस बदलना चाहता है। फिर हमें मोमयोंग को दिखाते हैं जिसे कैद में बांध के रखा होता है। फिर क्वीन जीसू वहाँ पर आती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे बाप और तुम्हारी बहन को मारने का प्लान बनाया है। मोमयोंग कहता है कि उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। तो क्वीन जीसू कहती है कि तुम्हें पता नहीं है तुमने कितनी बड़ी गलती की है। मोमयोंग कहता है कि नहीं, उन दोनों ने कुछ नहीं किया है और वो दोनों ऐसी मौत डिजर्व नहीं करते हैं। तो आप मेरी गर्दन काट दें, मुझे मार दें, लेकिन उन दोनों को जिंदा रहने दें। तो क्वीन जीसू नीचे बैठती हैं और कहती हैं कि तुम बहुत ज्यादा छोटे और वीक हो। एक कमजोर इंसान मरता नहीं है और ना ही ऐसे जीता है जैसे उसे जीना चाहिए। तो अब तुम्हारे बाप और तुम्हारी बहन की जिंदगी सिर्फ तुम्हारे ही हाथों में है। आरो को दिखाते हैं जो महल के बाहर खड़ी हुई रो रही होती है। मैकजॉन भी आरो को देख लेता है और कहता है कि आज तो मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा, तो फिर तुम ऐसे मेरे सामने क्यों आ गई। फिर महल का दरवाजा खुलता है और वहाँ से मोमयोंग बाहर आता है। आरो मोमयोंग को देखती है और उससे पूछने लगती है कि हमारे डैड कहाँ पर हैं। मोमयोंग आहिस्ता से आरो के पास चलता हुआ आ रहा होता है। आरो उसे देखती है तो कहती है कि क्या हुआ। मोमयोंग आरो के पास पहुँचता है और आरो पर ही बेहोश हो जाता है। मैकजॉन भी मोमयोंग और आरो को इस तरह से देखता है और यहीं पर हमारी एपिसोड कंप्लीट हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।